सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ा था और उसके दो फैक्टर्स कवर किए थे, कॉस्ट और रिस्क। बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नेक्स्ट फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ अपनी बात को। किसी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं है। हर पॉइंट को एक अलग तरीके से समझिए, तभी आपको फैक्टर समझ में आ पाएंगे, नहीं तो इस टॉपिक में सबको बहुत दिक्कत हो जाती है। तो देखिए, कैश फ्लो, द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑल्सो हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये बोल रहे हैं कि कैश फ्लो ऑफ द कंपनी डिपेंड करता है, मतलब डिटरमाइन करता है कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस कंपनी को लाना चाहिए। विथ स्मूथ एंड स्टडी कैश फ्लो ऑफ द कंपनीज can easily afford borrowed fund, but when companies have shortage of cash flow then they must go for owners fund। देखिए, जब कंपनी के पास स्मूथ कैश फ्लो है, इनफ कैश है, तब कंपनी बोरोड फंड के साथ जा सकती है। इसका रीज़न ये है, तो मान लीजिए कंपनी को बोरोड फंड पर इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है, और बहुत बार कंपनी के ऊपर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कंपनी के पास हाथ में कैश अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि हो सकता है कि उसने बहुत कोई लार्ज प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो इस केस में शायद वो अपने इंटरेस्ट पेड करने वाले ऑब्लिगेशन को शायद ना मिट कर पाए, तो उस केस में कंपनी को ओनर्स फंड से पैसा ले आना चाहिए। और अगर कंपनी के पास स्टडी कैश फ्लो है, स्मूथ कैश फ्लो है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कंपनी आराम से अपना इंटरेस्ट पेड कर सकती है, तब कंपनी बोरोड फंड से पैसा आराम से ला सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल कंसिडरेशन इफ़ एग्जिस्टिंग। ये पॉइंट थोड़ा पहले ही समझ लीजिए, थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको प्रैक्टिकल ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा। अब इस पॉइंट को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए। एक एग्जांपल, मान लीजिए एक एक्स नाम का शेयर होल्डर था, उसने एक कंपनी में 10,000 की इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, और उस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल मार्केट में है 1 लाख। मैं उसकी इन परसेंटेज अगर ऑनरशिप निकालूँ तो मेरे सामने निकल के आएगा 10%। मान लीजिए उस कंपनी ने 1 लाख के लिए और शेयर कैपिटल रेज़ किया मार्केट में, तो उस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल मार्केट में 2 लाख हो गया, और उस एक्स नाम के शेयर होल्डर का जो शेयर होल्डिंग था वो 10,000 ही रह गया इंटू 100। इस केस में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसका शेयर होल्डिंग राइट जो है वो 5% हो जाएगा। तो इस तरीके से शेयर होल्डर का शेयर होल्डिंग राइट घट सकता है, 10 से 5% हो गया। तो ऐसे तो कोई भी शेयर होल्डर होगा और उसका शेयर होल्डिंग राइट अगर अचानक से घट जाए तो उसे बहुत बुरा लगेगा, उसे बहुत ख़राब लगेगा। तो ये पॉइंट कुछ इसी कहानी पर डिपेंड है। इफ़ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वांट टू रिटेन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो पहले से मेरे शेयर होल्डर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि मेरा कंट्रोल लूज़ हो, वो अपना कंट्रोल बिल्कुल अपना हाथ में रखना चाहते हैं, देन दे प्रेफर्स बोरोड फंड। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को बोरोड फंड के साथ जाना पड़ेगा। और अगर वो तैयार है, ऑन द अदर हैंड वो तैयार है, मेरा कंट्रोल लूज़ हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 10 से 5% हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कंपनी ओनर्स फंड से पैसा ला सकती है। और अगर वो अपना कंट्रोल पूरा हाथ में रखना चाहते हैं तो कंपनी को बोरोड फंड के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय उनका कंट्रोल लूज़ नहीं होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट जो मेरा पॉइंट, इट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। फ्लोटेशन कॉस्ट कहते किसे हैं, तो फंड रेज करने में जो खर्च होता है, फॉर्मेलिटीज़ में, पेपर वर्क्स में जो मेरा पैसा खर्च होता है, उसे हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। फंड रेज करने में जो खर्च होता है। तो एक बात आप समझ के चलिए, एक तरफ बोरोड फंड है, एक तरफ ऑनर्स फंड है। ऑनर्स फंड का जो फ्लोटेशन कॉस्ट रहता है वो बोरोड फंड से हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑनर्स फंड में जब हम शेयर्स इशू करने के लिए जाते हैं तो मेरे को बहुत तरीके की फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी पड़ती हैं। स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट कराना पड़ता है, ब्रोकर्स कमीशन पेड करनी पड़ती हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, उसमें बहुत खर्च होता है। दूसरी तरफ मेरा बोरोड फंड है, जिसमें मेरा बैंक लोन आ सकता है। बैंक से पैसा रेज़ करने में भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, लेकिन उतना खर्च नहीं है जितना शेयर से रेज़ करने में है। तो मैं ये बात मान सकता हूँ कि ऑनर्स फंड यहाँ पर कॉस्टली पड़ेगा इन कंपैरिजन टू बोरोड फंड। और मेरा फर्स्ट पॉइंट भी कुछ ऐसा ही था, तो हम अपना चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस अपनी कंपनी के लिए सेलेक्ट करेंगे हमेशा। हम यहाँ पर बोरोड फंड के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि उसका फ्लोटेशन कॉस्ट कम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर कंपनी का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से ही ज़्यादा है, जैसे कंपनी का रेंट पेड करना, कंपनी का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करना, सैलरी पेड करना, जो कंपनी को हर हालत में पेड करना ही है, उसको पे किए बिना कंपनी का काम नहीं चलेगा। तो अगर ये पहले से ही ज़्यादा है तो उस समय कंपनी को ओनर्स फंड के साथ जाना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, अगर कंपनी इस समय बोरोड फंड के साथ चले जाएगी तो कंपनी को इंटरेस्ट पेड करना भी कंपलसरी हो जाएगा, और पहले से ही ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कंपनी का पैसा उधर ही बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो कंपनी शायद अपना इंटरेस्ट ना पेड कर पाए समय पर, तो उस केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कंपनी को। और अगर कंपनी का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो कंपनी आसानी से बोरोड फंड के साथ जा सकती है, क्योंकि उधर खर्चा कम है तो एक तरफ कंपनी खर्चा बढ़ा सकती है, वो इंटरेस्ट आराम से पेड कर सकती है।
तो उस केस में कंपनी आराम से बोरोड फंड के साथ जा सकती है जब ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है। और अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो कंपनी को ऑनर्स फंड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी अपना डिविडेंड नहीं भी पेड कर पाएगी तो ऑनर्स फंड उस पर कोई क्लेम नहीं करता है, शेयर होल्डर उस पर कोई क्लेम नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखिए कैपिटल मार्केट नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, सिंपल आप समझ लीजिए स्टॉक मार्केट की यहाँ बात हो रही है। दो तरीके के पीरियड हो सकते हैं बिजनेस में, एक बूम पीरियड, एक डिप्रेशन पीरियड। बूम पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें सेल वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रही होती है। और डिप्रेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब सेल्स घट जाती है, प्रोडक्शन घट जाती है और कंपनी की प्रॉफिट भी कम हो जाती है। तो जब बूम पीरियड रहता है तो शेयर होल्डर्स कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनके शेयर्स का दाम मार्केट में बढ़ेगा, तो उनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उस समय कंपनी को आसानी होती है कि वो ऑनर्स फंड से पैसा ला पाती है। और वही जब अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है तो पता है शेयर होल्डर को कि मैं अगर कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा, कंपनी को हो सकता है लॉस हो जाए या प्रॉफिट ना हो, तो मेरा शेयर्स का दाम मार्केट में गिर जाएगा। इस कारण से उस समय जो लोग हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और कंपनी को जब उस समय कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तब कंपनी को डेट सिक्योरिटी का मतलब होता है बोरोड फंड के साथ जाना पड़ता है। ठीक है, डेट सिक्योरिटी का मतलब होता है बोरोड फंड के साथ जाना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।